अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई एफडी में डाल दी, ये सोचकर कि एफडी सबसे सेफ और गारंटीड ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एफडी अब उतनी सेफ और फायदेमंद नहीं रही जितनी पहले थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? असल सच्चाई ये है कि इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और बैंक सेफ्टी, ये तीन चीजें मिलकर एफडी के असली वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। यही वजह है कि कई लोग लाखों रुपए एफडी में डालकर भी असल में नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको एफडी से जुड़ी 2025 की नई अपडेट्स, उसके नुकसान और उससे बेहतर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बताने वाला हूं, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई सही जगह इन्वेस्ट कर पाएं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि एफडी करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी है तो किन कंडीशन में। एफडी की 2025 की नई अपडेट्स। हम सबको एफडी हमेशा से एक सेफ और गारंटीड रिटर्न वाला ऑप्शन लगता आया है, लेकिन 2025 की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर आप आज भी एफडी को लेकर पुराने सोच पर अटके हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अभी 2025 में ज्यादातर बैंक्स एफडी पर एवरेज 6 से 7% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं। सुनने में ये ठीक ठाक लगता है, लेकिन असली पिक्चर तब सामने आती है जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई अभी करीब 6% के आसपास है। मतलब अगर आपको एफडी से 7% मिल रहा है और इन्फ्लेशन 6 PERSENT है, तो आपके असली रिटर्न बस 1% ही हुए। और कई केसेस में इन्फ्लेशन एफडी रेट से ज्यादा भी हो जाता है। तो जो पैसा आपको सुरक्षित और बढ़ता हुआ लग रहा है, असल में वो खुद वैल्यू खो रहा होता है। यानी एफडी से रिटर्न नॉमिनल लगता है, लेकिन रियल रिटर्न लगभग 0% या कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। ज्यादातर लोग एफडी को रिस्क फ्री मानते हैं, लेकिन 2025 की रियलिटी ये है कि एफडी पर भी पूरी तरह सेफ्टी की गारंटी नहीं है। रिजर्व बैंक के रूल्स के हिसाब से आपकी एफडी सिर्फ 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होती है, वो भी DICGC नाम की एजेंसी के अंडर। सोचिए, अगर आपने किसी बैंक में 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख तक एफडी कर रखी है और मान लीजिए बैंक डिफॉल्ट कर गया या बंद हो गया, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलेगा। इसका मतलब अगर बड़ी रकम एफडी में डाल रखी है तो वो पूरी तरह सेफ नहीं है। हमारे सामने रियल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे PMC बैंक और येस बैंक का केस। ऐसे में बैंक में एफडी पूरी तरह रिस्क फ्री है, ये सोचना एक मिथ है। अब तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट आता है टैक्सेशन। एफडी से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरी तरह टैक्सेबल होता है। मान लीजिए आप हाईएस्ट स्लैब यानी 30% में आते हो और आपकी एफडी पर 7% इंटरेस्ट मिला, तो 30% टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में बचेगा लगभग 4.8% ही। अब इसे इन्फ्लेशन से कंपेयर करो जो 6% है, मतलब असली रिटर्न नेगेटिव हो गया। यानी एफडी में पैसा डालकर आप सोचते हैं कि पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन टैक्स और इन्फ्लेशन मिलकर उसे प्रैक्टिकली घटा देते हैं। तो दोस्तों, यही है 2025 में एफडी की सबसे बड़ी अपडेट्स। इंटरेस्ट रेट्स नॉमिनल है, सेफ्टी लिमिटेड है और टैक्सेशन आपको और नुकसान में डालता है। अब सवाल ये है, क्या एफडी को छोड़ देना चाहिए या फिर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए? एफडी को हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट का टैग मिला है, लेकिन असली गेम एफडी में हिडन होता है। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती बन जाती है। एफडी में आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई उससे भी तेज भाग रही होती है। मान लीजिए इन्फ्लेशन 6.5% है और आपकी एफडी 7% दे रही है। अब सरफेस लेवल पर आपको लगेगा कि आपने फायदा किया, लेकिन जब आप ग्रोसरी, पेट्रोल, एजुकेशन, मेडिकल जैसी डेली चीजों की कॉस्ट कंपेयर करेंगे, तो समझ आएगा कि असल में एफडी से जो पैसे बढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू उतनी ही घट रही है। यानी एफडी आपको नॉमिनल रिटर्न देता है, पर रियल रिटर्न लगभग 0 या नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये कि एफडी आपकी सेविंग्स को सिर्फ सेफ दिखाता है, बढ़ाता नहीं। अब दूसरा हिडन नुकसान आता है टैक्स का। एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है और आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से उस पर सीधा टैक्स लगता है। अगर आप 20 या 30% टैक्स स्लैब में आते हो, तो एफडी से मिला हुआ इंटरेस्ट सीधा कट जाएगा। उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए एफडी पर 7% का इंटरेस्ट मिला, यानी 70,000 रुपए। लेकिन अगर आप 30% स्लैब में है, तो 21,000 रुपए टैक्स में चला जाएगा। आपके पास बचे सिर्फ 49,000 रुपए। और जब इसे इन्फ्लेशन से कंपेयर करते हैं, तो एफडी प्रैक्टिकली आपको फायदा नहीं देती, बल्कि कई बार तो लॉस करवा देती है। एफडी का तीसरा बड़ा हिडन नुकसान है लिक्विडिटी यानी पैसों तक पहुंच। अगर आपने एफडी 5 साल की कर रखी है और बीच में इमरजेंसी आ गई, तो आपको उसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एफडी तोड़ने पर बैंक पेनल्टी काट लेता है और आपको एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसका मतलब जब आपको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, एफडी आपका साथ पूरा नहीं देती। इसके मुकाबले में म्यूचुअल फंड्स या डेट फंड्स जैसे ऑप्शंस में लिक्विडिटी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन एफडी में ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। तो दोस्तों, एफडी का सच यही है, इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाता है, टैक्स आपके रिटर्न को घटा देता है और लिक्विडिटी प्रॉब्लम आपको मुश्किल में डाल देती है। अब सवाल उठता है, अगर एफडी इतनी कमजोर है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और कब एफडी करना सही रहता है? अब सवाल ये आता है कि अगर एफडी इतना कमजोर है तो मिडिल क्लास लोग कहाँ इन्वेस्ट करें? एफडी एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए बेटर ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। चलिए सिंपल कंपैरिजन करके समझते हैं। 1. एफडी vs SIP इन म्यूचुअल फंड्स। एफडी फिक्स्ड रिटर्न देता है, लेकिन SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको मार्केट से जुड़ा ग्रोथ देता है। एफडी में 6 से 7% फिक्स्ड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन और टैक्स काटकर रिटर्न बहुत कम। SIP में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक देखा गया है। रिस्क फैक्टर, हाँ,
SIP में शॉर्ट टर्म रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म 7 से 10 साल में ये रिस्क काफी स्मूथ हो जाता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो SIP FD से कहीं ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है। 2. FDVS गवर्नमेंट स्कीम्स। सरकार मिडिल क्लास और सेफ इन्वेस्टर्स के लिए कई ऐसे ऑप्शंस देती है जो FD से बेहतर हैं। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल का लॉक इन होता है, लेकिन रिटर्न 7.1% प्लस टैक्स फ्री, यानी FD से ज्यादा और सुरक्षित। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए स्कीम, रिटर्न करीब 8% और पूरी तरह टैक्स फ्री। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 साल से ऊपर वालों के लिए 8.2% तक का सेफ रिटर्न। मतलब अगर आपको FD जैसी सेफ्टी चाहिए लेकिन थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी चाहिए तो ये स्कीम्स बेहतर ऑप्शन है। 3. FDVS डेट फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स भी FD का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। FD में फिक्स रिटर्न लेकिन टैक्सेबल और लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है। डेट फंड्स में रिलेटिवली सेफ, लिक्विडिटी हाई और इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से लॉन्ग टर्म में टैक्स कम लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने डेट फंड 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो टैक्सेशन FD से काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों कंपैरिजन साफ है, FD शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP, PPF या डेट फंड्स कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित होते हैं। अब सवाल है, क्या FD पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए या फिर कुछ सिचुएशंस में ये काम आ सकती है? यही हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब तक हमने देखा कि FD में क्या दिक्कतें हैं और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि FD बिल्कुल बेकार है। सच ये है कि FD का भी अपना एक रोल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब इसका इस्तेमाल करना है और कब इसे अवॉइड करना है। 1. कब FD करना चाहिए? FD अभी भी कुछ खास सिचुएशंस में आपके लिए सही साबित हो सकती है। इमरजेंसी फंड में अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए या किसी भी वक्त कैश की जरूरत पड़ सकती है तो FD एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा सुरक्षित रहता है और तुरंत निकल भी सकता है। सीनियर सिटीजन्स में रिटायर्ड लोगों के लिए FD थोड़ा सेफ और प्रेडिक्टेबल इनकम का सोर्स है। उन्हें मंथली इंटरेस्ट मिल सकता है जो रेगुलर खर्च के लिए हेल्पफुल होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे 6 महीने या 1 साल बाद फॉरेन ट्रिप प्लान या किसी शादी के लिए पैसा चाहिए तो FD एक सेफ ऑप्शन है ताकि मार्केट रिस्क से बचा जा सके। 2. कब अवॉइड करना चाहिए? लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां FD आपके लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अगर आप सोच रहे हैं कि FD से 10 से 15 साल में बड़ा पैसा बनेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न को खा जाएगा। टैक्स पेयर्स इन हाई स्लैब, अगर आप 20 या 30% इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो FD का इंटरेस्ट टैक्स काटने के बाद बहुत कम बचता है। ऐसे में FD प्रैक्टिकली लॉस देने लगता है। अगर आप 25 से 35 साल के हो और रिटायरमेंट के लिए FD में पैसा डाल रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। इक्विटी या PPF जैसे ऑप्शंस कहीं ज्यादा बेहतर साबित होंगे। 3. बैलेंस्ड अप्रोच। FD को पूरी तरह अवॉइड भी मत कीजिए। स्मार्ट अप्रोच ये है कि इमरजेंसी फंड FD में रखो। रेगुलर इनकम चाहिए तो सीनियर सिटीजन के लिए पार्शियल FD ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए FD को प्राइमरी ऑप्शन मत बनाओ। यानी FD का सही यूज करो, रॉन्ग यूज अवॉइड करो। अब साफ हो गया होगा कि FD हर सिचुएशन के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म और सेफ्टी पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे कि 2025 में FD पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बैंक सेफ्टी 100% गारंटीड नहीं है और टैक्सेशन आपके रिटर्न्स को और कम कर देता है। अब सवाल ये है, ऐसे हालात में FD को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या फिर स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहिए? आइए फाइनल कंक्लूजन में इसे क्लियर करते हैं। अब साफ है कि FD उतनी सिंपल और सेफ ऑप्शन नहीं रही जितना हम सालों से मानते आए थे। इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को खा जाता है, टैक्सेशन आपके हाथ में आने वाले पैसे को और घटा देता है और बैंक सेफ्टी भी सिर्फ 5 लाख रुपए तक लिमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि FD बिल्कुल बेकार है। FD आज भी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड, रिटायर्ड लोगों के लिए रेगुलर इनकम और कम ड्यूरेशन के गोल्स के लिए सही ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो FD आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसके लिए SIP, PPF, डेट फंड्स जैसे ऑल्टरनेटिव्स कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होंगे। तो अगली बार जब भी आप FD करें, सोच समझ कर करें और अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ऑप्शन में डालें जो इन्फ्लेशन और टैक्स को बीट करके आपको असली फाइनेंशियल ग्रोथ दे सके। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी FD की असलियत समझ सकें। और हाँ, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।